देश की राजनीति में एक बार फिर इतिहास और बयान आमने सामने है। महमूद गजनी को लेकर पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी से जोड़ा जा रहा एक कथित बयान सोशल मीडिया पर तूफान बन गया है। सत्ता पक्ष इसे देश की आस्था और इतिहास पर हमला बता रहा है। इतिहास के एक और अध्याय ने आज राजनीति में आग लगा दी है और इस आग के सूत्रधार बने हैं पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी, जिनसे जुड़ा एक कथित बयान सोशल मीडिया पर तूफान बन गया है। बकौल हामिद अंसारी, गजनी और लोधी कोई विदेशी हमलावर नहीं थे, बल्कि हिंदुस्तानी लुटेरे थे। ऐसा कहा है कि जिन लोगों को हम फॉरेन इन्वेडर अपनी किताबों में छपवाते हैं कि कोई लोधी है, कोई गजनी है, कोई ये है, ये सब हिंदुस्तानी लुटेरे थे, ये बाहर से नहीं आए थे। पॉलिटिकली ये कन्वीनियंट है कि साहब हुआ उन्होंने ये तोड़ दिया, वो तोड़ दिया, सब हिंदुस्तानी थे। इस कथित बयान ने इतिहास और राजनीति दोनों मोर्चों पर बहस छेड़ दी है। महमूद गजनी और लोधी वंश को लेकर इतिहास साफ कहता है कि दोनों की सत्ता का केंद्र भारत के बाहर या आक्रमण के जरिए स्थापित हुआ था। गजनी ने बार बार भारत पर हमले किए और सोमनाथ मंदिर जैसे धार्मिक स्थलों को निशाना बनाया, जबकि लोधी वंश की स्थापना भी बाहरी मूल से जुड़ी मानी जाती है। ऐसे में उन्हें हिंदुस्तानी बताने का दावा सीधे ऐतिहासिक व्याख्या पर सवाल खड़े करता है। लुटेरों के प्रति इतनी आत्मीयता है, ये अपने आप में दर्शाता है कि एक रोगी मानसिकता है और ये मुगल, मैकॉले और मार्क्स, ये M3M के कारण ये सारी की सारी समस्या उत्पन्न हुई है और इसलिए इस प्रकार के विचारों को भारत की प्रबुद्ध जनता आज भली भांति समझ सकती है। और एक बात गलत बात है तो लेकिन आप क्या बनते, इस बयान को कैसे देख रहे जो हामिद अंसारी ने कहा है? नहीं, मुझे क्या लेना देना, उनका व्यू है, मैं तो सहमत नहीं हूँ। बिल्कुल सहमत। एक और सवाल करूं, हामिद अंसारी इससे पहले भी राष्ट्रीय पहचान, देशभक्ति और इतिहास के संदर्भ में दिए गए बयानों को लेकर विवादों में रहे हैं। आलोचकों का आरोप है कि उनके बयान अक्सर उस लाइन पर खड़े दिखते हैं जहां इतिहास तथ्य से ज्यादा राजनीतिक नजरिए में ढल जाता है। यही वजह है कि यह विवाद सिर्फ अतीत का नहीं, आज की राजनीति का बड़ा मुद्दा बन गया है। बीजेपी नेता प्रदीप भंडारी ने एक्स पर लिखा, कांग्रेस और उसका इकोसिस्टम आक्रमणकारियों की तारीफ करता है, औरंगजेब और बाबर जैसे हिंदू विरोधी अत्याचारियों का महिमा मंडन करता है और भारत को लूटने और मंदिरों को नष्ट करने वालों के पापों को पवित्र बताता है। कांग्रेस आधुनिक भारत की मुस्लिम लीग है। हामिद अंसारी की किसी टिप्पणी का हम क्यों जवाब दें? क्या आरएसएस जवाब देती है गोडसे ने हत्या की थी गांधी की? दें जवाब। तो आप उसे खारिज करते हैं जो उन्होंने कहा? जवाब ही क्यों दें? क्यों दें जवाब? हामिद अंसारी की टिप्पणी हामिद अंसारी से पूछिए, हमसे क्यों पूछ रहे हैं? कुल मिलाकर गजनी और लोधी के नाम पर छिड़ी ये बहस इतिहास से ज्यादा राजनीति की दिशा तय कर रही है। एक तरफ सवाल है बयान की सच्चाई और उसके संदर्भ का, दूसरी तरफ आरोप है इतिहास को नए सिरे से गढ़ने का। साफ है कि अतीत के किरदार आज भी सियासत के सबसे असरदार हथियार बने हुए हैं और यही टकराव आने वाले दिनों में राजनीतिक तापमान और बढ़ाने वाला है। महाराष्ट्र में एनसीपी महायुति में बनी रहेगी या फिर एक बार यूनाइटेड एनसीपी बनेगी, इसे लेकर सूत्रों के हवाले से खबर है कि फिलहाल एनसीपी अजित गुट के नेता इसे लेकर दो गुटों में बटे हुए हैं। एक गुट महायुति में बने रहना चाहता है और दूसरा गुट शरद पवार संग जाना चाहता है। सूत्रों के मुताबिक इस बात को लेकर चर्चा थी कि अजीत पवार और शरद पवार साथ आएंगे। इसे लेकर फरवरी महीने के दूसरे हफ्ते में बकायदा ऐलान होने वाला था, लेकिन उससे पहले अजीत पवार का निधन हो गया। इससे पहले अजीत पवार और शरद पवार के बीच की नजदीकियां भी सबने निकाय चुनाव में देखी, जब पुणे और पिंपरी चिंचवड़ में दोनों की पार्टियां साथ मिलकर लड़ी। इसके बाद भी फरवरी वाले प्लान की चर्चा शुरू हो गई थी। इन सारी हलचल के बीच सूत्रों की माने तो बीजेपी चाहती है कि एनसीपी महायुति में बनी रहे, क्योंकि एनसीपी अगर महायुति से अलग होती है तो सरकार की सेहत पर तो असर नहीं होगा, लेकिन मुश्किलें बढ़ेंगी। एनसीपी हटी तो एकनाथ शिंदे का दबदबा बढ़ेगा। अजीत पवार के निधन के बाद एनसीपी में ढेरों सवाल। महायुति में रहेगी पार्टी
या बनेगी यूनाइटेड एनसीपी? क्या सुनेत्रा पवार बनेंगी महाराष्ट्र की नई उप मुख्यमंत्री? अजीत पवार के निधन के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में बड़े भूचाल के संकेत सामने आ रहे हैं। अब न सिर्फ सरकार में उनके खाली पड़े मंत्रालयों को लेकर मंथन तेज है, बल्कि एनसीपी के भविष्य पर भी सवाल खड़े हो गए। क्या एनसीपी महायुति में बनी रहेगी या एक बार फिर यूनाइटेड एनसीपी का रास्ता खुलेगा? ये ऐसे सवाल हैं जिन पर पार्टी के नेताओं के साथ कार्यकर्ता तक अटकलें लगा रहे हैं। अजीत पवार के मंत्रालयों पर एनसीपी करेगी दावा। महाराष्ट्र सरकार में डिप्टी सीएम रहे अजीत पवार के निधन के बाद मंत्रिमंडल में फेरबदल तय माना जा रहा है। अजीत पवार के पास वित्त, प्लानिंग, स्टेट एक्साइज जैसे अहम विभाग थे, जबकि खेल एवं युवा कल्याण और अल्पसंख्यक विकास अतिरिक्त प्रभार के रूप में उनके पास थे। अब एनसीपी की पूरी कोशिश है कि ये सभी विभाग पार्टी के खाते में रहें। सूत्रों के मुताबिक इस मांग को लेकर एनसीपी जल्द ही मुख्यमंत्री को पत्र सौंप सकती है। अजीत पवार के बाद दो धड़ों में बटी एनसीपी। एक गुट ने उठाई शरद पवार के साथ जाने की मांग। इस बीच एनसीपी के अंदर सियासी खींचतान भी शुरू हो गई है। अजीत पवार गुट इस वक्त दो हिस्सों में बटा नजर आ रहा है। एक गुट महायुति में बने रहने के पक्ष में है, तो दूसरा गुट शरद पवार के साथ एक बार फिर एकजुट होने की वकालत कर रहा है। दरअसल सूत्रों के मुताबिक अजीत पवार के रहते एनसीपी के गुटों के विलय पर लगभग सहमति बन चुकी थी। फरवरी के दूसरे हफ्ते में औपचारिक ऐलान की तैयारी थी। पुणे और पिंपरी चिंचवड़ के निकाय चुनाव में दोनों गुटों का साथ लड़ना इसी प्लान का हिस्सा माना जा रहा था, लेकिन उससे पहले ही अजीत पवार का अचानक निधन हो गया और पूरा समीकरण एक बार फिर बिखर गया। लगभग मर्जर का डिसीजन हो चुका था, अजीत दादा के सामने ही हो चुका था। हम विटनेस है उसके, लास्ट मीटिंग्स भी हो चुकी थी। अभी हम तुतारी के ऊपर बहुत कम जगह लड़ रहे हैं, इसलिए ज्यादातर घड़ी पे ही हम लड़े हैं। तो ये उनके सभी लोगों के मान्यता से ये सब कुछ हुआ था। सब कुछ सिर्फ अनाउंसमेंट बाकी था जो जिला परिषद के चुनाव के बाद हो सकता था। 3-4 महीने में इसकी बातें अजय दादा और सभी नेताओं के साथ हुई भी थी और उसमें करीब ये तय हो गया कि मर्जर करना है। मर्जर करने के पहले ये भी तय हुआ कि अभी जो लोकल बॉडी इलेक्शन हुए वो चल रहे हैं, ये लोकल बॉडी इलेक्शन में घड़ी से लेकर हम लोग लड़ेंगे, ऐसा तुतारी का कहना था, मतलब शरद पवार गुट का कहना था। दोनों का मिल रहा है ऐसा कि घड़ी पे लड़ो। अभी जब एक साथ आना ही है तो घड़ी पे इलेक्शन लड़ो। कौन बनेगा महाराष्ट्र का नया डिप्टी सीएम? क्या सुनेत्रा पवार संभालेंगी पति की विरासत? चर्चा इस बात की भी है कि क्या सुनेत्रा पवार को कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी? क्या वो डिप्टी सीएम बनेंगी या फिर परिवार के अंदर पॉलिटिकल रीयूनियन का रास्ता खुलेगा? ननद भाभी यानी सुनेत्रा पवार और सुप्रिया सुले के साथ आने की अटकलें भी तेज है। अजीत दादा पवार जी का अचानक जाना ये केवल उनके राजनीतिक दल की नहीं बल्कि महाराष्ट्र राज्य की बहुत बड़ी क्षति हुई है। अब अगला उप मुख्यमंत्री उनके दल से कौन होगा, ये उनके दल का निजी फैसला है। हालांकि बीजेपी चाहती है कि एनसीपी महायुति में बनी रहे। सूत्रों की माने तो एनसीपी के अलग होने से सरकार पर सीधा खतरा नहीं होगा, लेकिन एकनाथ शिंदे की शिवसेना का दबदबा और बढ़ जाएगा, जो बीजेपी नहीं चाहती। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत दादा पवार के निधन के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिरकार महाराष्ट्र का डिप्टी सीएम कौन होगा। सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिरकार महाराष्ट्र का फाइनेंस मिनिस्टर कौन होगा। सवाल ये खड़ा हो रहा है कि जो दो एनसीपी मिलने वाले थे आखिरकार उनका मर्जर हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है, लेकिन सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि इन सवालों के पीछे बताया जा रहा है कि अजीत दादा पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार और उनके बेटे पार्थ पवार को आने वाले दिनों में महाराष्ट्र सरकार में एक बड़ा स्थान मिल सकता है। जम्मू कश्मीर के पुंछ, किश्तवाड़ और राजौरी के साथ कुपवाड़ा समेत कई इलाकों में भारी बर्फबारी हो रही है, तो वहीं जम्मू कश्मीर के पटनी टॉप में भी बर्फबारी देखने को मिल रही है। सैलानियों का वहां पर जमावड़ा लगा हुआ है। कुल्लू, मनाली, धर्मशाला समेत सभी हिल स्टेशंस में स्नोफॉल को देखने के लिए पर्यटक पहुंच रहे हैं।
तो पिछले एक हफ्ते से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी जारी है। सैलानी बड़ी संख्या में बर्फबारी देखने के लिए पहाड़ी इलाकों में पहुंच रहे हैं, तो वहीं स्थानीय लोगों के लिए नई मुसीबतें भी पैदा हो गई हैं। पहाड़ों पर बर्फबारी की तस्वीरें सैलानियों को भले ही आकर्षित करें, लेकिन जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए अब ये मुसीबत का सबब बन गई हैं। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी कैसे डरावना रूप ले चुकी है, किश्तवाड़ की इन तस्वीरों में देखिए। सोनमर्ग के बाद अब किश्तवाड़ में भी भीषण हिमस्खलन हुआ है। बर्फ का पहाड़ ऐसे टूटकर गिरा, स्थानीय लोगों में दहशत मच गई। राहत की बात ये रही कि इसमें कोई हताहत नहीं हुआ। उधर पुंछ जिले में भारी बर्फबारी से कई सड़कें बंद हैं। हालात सामान्य करने के लिए स्नो कटर मशीनों और भारी उपकरणों से बर्फ को हटाया जा रहा है। राजौरी में भी भीषण बर्फबारी से जनजीवन बेहाल है। इसके बावजूद सैलानी बड़ी संख्या में यहां पहुंच रहे हैं। पुंछ, किश्तवाड़, राजौरी और कुपवाड़ा समेत कई इलाकों में भारी बर्फबारी जारी है, तो हिमाचल प्रदेश के कुल्लू, मनाली और धर्मशाला जैसे हिल स्टेशनों पर भी सैलानियों की भारी भीड़ उमड़ी है। भारी बर्फबारी के चलते पटनी टॉप से नत्था टॉप जाने वाला रास्ता बंद कर दिया गया है। मैं सड़क में मौजूद हूँ। सड़क पर कोहरा है, मेरे बाईं तरफ भी बर्फबारी है, मेरी दाईं तरफ भी बर्फबारी है। तो आप देखिए कि इतनी ज्यादा बर्फबारी में कितनी कठिनाइयां होती हैं, ये भी हम आपको जरूर दिखाएंगे, क्योंकि बर्फबारी तो है ही, लेकिन बर्फबारी में परेशानियां कितनी आती हैं ये भी आपको दिखाएंगे। मेरे ठीक पीछे इनोवा गाड़ी है। आप देखिए इस गाड़ी के ऊपर जमी जो परत है बर्फबारी की बहुत मोटी है। गाड़ी जो है वो पूरी तरीके से बर्फबारी में धंस चुकी है। मतलब अब ये जब तक नहीं निकल सकती जब तक बर्फबारी कम ना हो। और हालांकि मौसम ने थोड़ी करवट तो ली है, लेकिन फिर भी आप देखिए कि यहाँ पर लोगों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये चंडीगढ़ नंबर की गाड़ी किसी की यहाँ पर फंस चुकी है। हालांकि जो जिनकी ये गाड़ी है वो भी यहाँ पर ही है वो लोग, और उनका कहना है कि हमें अंदाजा नहीं था कि एक ही रात में इतनी ज्यादा बर्फबारी हो जाएगी कि उनकी गाड़ियां, तो ऐसी एक नहीं बल्कि कई गाड़ियां ऐसी हैं जो बर्फबारी में दब चुकी हैं। पहाड़ बर्फबारी से गुलजार है, सैलानियों के चेहरे खिले हुए हैं, तो स्थानीय लोगों के लिए मुसीबतें कम नहीं हो रही।